हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। आज हमारी पहली क्लास है आपकी ज्योग्राफी की सीयूईटी प्रिपरेशंस के लिए। और चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक जैसा कि हम देख रहे हैं कि ज्योग्राफी से ही संबंधी है, और ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर सेकंड विच इज़ योर वर्ल्ड पॉपुलेशन। वर्ल्ड पॉपुलेशन पे आपकी क्लास है। अब आपको पता होगा कि ज्योग्राफी 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी भी दो सेक्शंस में डिवाइडेड है। द फर्स्ट वन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन, वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, और सेकंड जो बुक है वो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी है, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी के ही कॉन्टेक्स्ट में इंडिया को पूरा पूरा दिखाया गया है। ठीक है, दोनों एनसीईआरटीज ही आपके सीयूईटी ज्योग्राफी कि डोमेन सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना ही नहीं, जब आप जनरल टेस्ट का सिलेबस देखते हैं तो आपके जनरल टेस्ट के बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जो कि ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 12 से आ रहे हैं। जैसे बहुत सारे रोड्स नेटवर्क जो हैं, रेलवे नेटवर्क जो हैं, जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो भी आपके जनरल टेस्ट का हिस्सा है। तो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी ना कि सिर्फ ज्योग्राफी डोमेन के कॉन्टेक्स्ट में, बल्कि अगर आप जनरल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत क्रूशियल हो जाती है पढ़नी अच्छे से। तो आज हम लोग उस चैप्टर को देखते हैं, द वर्ल्ड पॉपुलेशन। अब ये पॉपुलेशन वर्ड जो है, इसको पहले समझते हैं कि ये है क्या। पॉपुलेशन शब्द से बहुत चीजें हम समझ सकते हैं जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं। जैसे एक टर्म है आपका पॉप कल्चर। ये पॉप कल्चर क्या है, जो कि आज की जेनजी ने कहा है इसको ट्रेंडिंग। ये ट्रेंडिंग टर्म तब यूज हुआ जब सोशल मीडिया आ गई, है ना। सोशल मीडिया पे कोई चीज बार बार फ्लोट करने लगा ऊपर, तो वो ट्रेंडिंग हो गया। लेकिन ट्रेंडिंग का जो कोर आइडिया है वो कहां से आ रहा है? पॉप कल्चर से आ रहा है। ये पॉप कल्चर मतलब जीन्स का एक पॉप कल्चर है। अब ये पॉप कल्चर है क्या? पॉप मीन्स पॉपुलर, और ये पॉपुलर वर्ड कहां से डिफाइन हो रहा है? ये हो रहा है पॉपुलेशन से। यानी जितनी जनसंख्या किसी चीज को बहुत आसानी से एक्सेप्ट करे, अपनाती है, वो पॉप कल्चर बन जाता है, वो पॉपुलर हो जाता है, और वो क्या हो जाता है? वो ट्रेंडिंग हो जाता है ना। तो ये पॉपुलर और पॉप कल्चर जो है वो पॉपुलेशन वर्ड से ही निकल कर आ रहा है। और पॉपुलेशन कहाँ से निकल कर आ रहा है? ये पॉप, जो कि लैटिन शब्द का यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, वहां से निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन को ज्योग्राफी के साथ जोड़ना सॉरी फॉर माय वॉइस टुडे। हाँ, ज्योग्राफी के साथ जोड़ना इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम आज के वर्ल्ड को देखें, है ना, ज्योग्राफिकल वर्ल्ड को देखें, तो ह्यूमन स्पीशीज ने अपने अप्रोच से नए इन्वायरमेंट्स को, नए इकोसिस्टम को डेवलप किया है। कैसे? तो अर्बन इकोसिस्टम है ना। स्पेस इकोसिस्टम है, रोड नेटवर्क्स है, रेलवे है, मेट्रो सिस्टम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉ है, जुडिशरी है, इन्वायरमेंटल थिंकर्स हैं, पॉलिटिकल थिंक टैंकर्स हैं, ज्यूरिस्ट हैं, और बहुत सारे ऐसे कॉलर जॉब्स में लोग हैं जिसने कि दुनिया की ज्योग्राफी को, दुनिया के फिजिकल और दुनिया के ह्यूमन ज्योग्राफी को एक नया अप्रोच दिया है चेंज होने का। किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिडिल ईस्ट के नेशंस जो हैं, जो रेगिस्तान है, वहां पर आज इतनी डेंस पॉपुलेशन जो है वो जाकर बसेगी। क्यों? क्योंकि वहां की ज्योग्राफी को ह्यूमंस ने डिफाइन किया वहां के मिनरल एक्सट्रैक्शन के बाद, जो कि पेट्रोलियम था। तो यहाँ पे इसीलिए हम ह्यूमन ज्योग्राफी में, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ज्योग्राफी ही, ह्यूमन ज्योग्राफी में हम सबसे पहले अगर किसी को तवज्जो दे रहे हैं, यानी किसी चीज को प्रायोरिटी में लेकर आते हैं, तो हम लेकर आते हैं पॉपुलेशन को।
क्योंकि जो ट्रांजिशन फ्रॉम फिजिकल ज्योग्राफी टू ह्यूमन ज्योग्राफी इज पॉपुलेशन। कौन सा पॉपुलेशन? तो ह्यूमन पॉपुलेशन। हम आप जैसे लोग, जिसने अपने दिमाग, अपनी शक्ति, अपनी इच्छा शक्ति से दुनिया को एक नया क्या दिया है, एक नया पैरामीटर दिया है, एक नया इंस्टीट्यूशन दिया है, एक नया इकोसिस्टम दिया है, एक नहीं अनेकों ही दिए हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसलिए समझते हैं। चलिए तो देखते हैं पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। आज की क्लास में हम वर्ल्ड पे ही डिस्कस करेंगे। तो हमारे वर्ल्ड में आपको पता है 200 प्लस नेशंस हैं, है ना। कुछ नेशंस को डिमार्केशंस में रखा भी नहीं गया है, लेकिन 200 प्लस हम ऑन कैटेगरी माने तो इतनी बड़ी दुनिया में जिसमें 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 200 प्लस कंट्रीज हैं और 1000 आइलैंड्स हैं, स्मॉल बिग मीडियम साइज, उसके पूरे पॉपुलेशन को समझना आज हमारी प्रायोरिटी में है। तो उसमें भी क्या टर्म्स हैं? डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी और ग्रोथ। ये तीनों टर्मिनोलॉजीज को भी हम एक एक करके समझेंगे। पॉपुलेशन शब्द से ही ये तीनों चीजें जुड़ी हो जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। डेंसिटी यानी कितने हैं, किस जगह पे कितनी है, ठीक है। और ग्रोथ, किन किन जगहों पर पॉपुलेशन पॉजिटिव ग्रोथ में गई है या नेगेटिव ग्रोथ में गई है। तो ये तीनों की हॉलिस्टिक स्टडी से ही हम पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि अब एनसीईआरटीज आपको बहुत थॉरली पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि आपको पता है सीयूईटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। तो एक थिंकर है जिनका नाम है जॉर्ज बी क्रेसी, यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में भी है फर्स्ट पेज में, जॉर्ज बी क्रेसी। इन्होंने एशिया के लिए एक वाक्य कहा था, स्टेटेड अ सेंटेंस फॉर एशिया, कि एशिया एक ऐसा, मतलब एशिया आपको पता है सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है। एशिया एक लौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे कुछ ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारी आबादी है और कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आबादी बिल्कुल भी नहीं है। मतलब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, वो अनप्रेसिडेंटेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो यहाँ पे हो सकता है कि एक एमसीक्यू आपसे पूछ लिया जाए कि हु स्टेटेड दिस स्टेटमेंट अबाउट एशिया दैट एशिया हैज मेनी प्लेसेस विथ एक्सटेंसिव पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी एंड ऑल्सो मेनी प्लेसेस विथ लोएस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। तो वो कौन है? जॉर्ज बी क्रेसी है, इनका नाम आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एशिया के लिए ऐसा कहा था। लेकिन जब हम इसको और एक्सटेंसिवली थिंक करते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि ये सिर्फ एशिया के संबंध में ही नहीं, पूरी दुनिया के संबंध में जो है ये बात सही साबित होती है। क्योंकि उनका पूरा पायलट सर्वे सिर्फ एशिया था तो उन्होंने एशिया के लिए बात कही, लेकिन पूरे वर्ल्ड की अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वो भी क्या है, वो भी अनडिफाइंड है, यानी इक्वल नहीं है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसीलिए ये लाइन यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठती है कि 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन lives in 10% area and vice versa। मतलब कि 90% वर्ल्ड पॉपुलेशन सिर्फ 10% वर्ल्ड के एरिया में रहती है और 10% वर्ल्ड पॉपुलेशन 90% के एरिया में रहती है। इन दोनों को अगर हम इक्वल पैरामीटर्स पे लेके आए तो जहां पे 90% पॉपुलेशन 10% एरिया में रहती है उसका कंजेशन ज्यादा होगा, वहां पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी, पॉपुलेशन ग्रोथ भी वहां पे ज्यादा होगा। जिस 90% एरिया में 10% पीपल ही रहते हैं वहां पे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी कम, डेंसिटी भी कम, कंजेशन भी कम और ग्रोथ भी डाउनफॉल में। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, पॉपुलेशन चेंजेस इसमें समझना है, स्पेशल पैटर्न एंड स्ट्रक्चर्स, डिटरमिनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज,
एज सेक्स रेशियो, रूरल अर्बन कंपोजिशन एंड ऑल्सो माइग्रेशन। हमें यहाँ पे माइग्रेशन को भी समझना पड़ेगा, बिकॉज माइग्रेशन इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन फॉर द एनालिसिस ऑफ पॉपुलेशन। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन के पैटर्न को। अब यहाँ पे देखिए, ये पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड मैप पे ही यहाँ पे लोग खड़े हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे तो, और ये हमारा एशिया है। तो वर्ल्ड्स मोस्ट 10 पॉपुलस कंट्रीज, जिसमें कि आपके मेक्सिको, रशिया, बांग्लादेश, नाइजीरिया, पाकिस्तान, ब्राजील, इंडोनेशिया, इंडिया और चाइना और फिर यूएस, ये 10 कंट्रीज आते हैं। इन 10 में से जो 7 कंट्रीज हैं वो एशिया के ही हैं। मतलब वर्ल्ड के अगर टोटल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एशिया हैज 7 कंट्रीज विथ मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो दो सबसे बड़े नाम है वो आपको पता है, इंडिया और चाइना। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड अक्रॉस रीजन्स, अर्बन वर्सेस रूरल, सोशियो इकोनॉमिक इनसाइट्स, माइग्रेशन ट्रेंड्स और सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं जब हम पॉपुलेशन पढ़ते हैं। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसके ग्रोथ को कैसे बैलेंस किया जाए, अगर पॉपुलेशन कम है तो उसकी ग्रोथ को कैसे बढ़ाया जाए, पॉपुलेशन को ह्यूमन रिसोर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए, उसके ह्यूमन डेवलपमेंट पे कैसे बात की जाए, पॉपुलेशन के बढ़ने से इन्वायरमेंट को जो खतरा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो ये सारे चैलेंजेस जो है वो पॉपुलेशन के साथ ही आते हैं और पॉपुलेशन के साथ ही समझने पड़ते हैं। की कॉन्सेप्ट्स: पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, पॉपुलेशन ग्रोथ, डेंसिटी, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन टोटल एरिया में क्या है, ये की कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके याद रखिएगा। इस पूरे क्लास में हम इन की कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। स्ट्रक्चर में क्या है, स्ट्रक्चर में है हम यहाँ पे मेल फीमेल, सेक्स रेशियो के बारे में समझते हैं। फिर हम क्या समझते हैं, हम यहाँ पे समझते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। फिर यहाँ पे हम समझते हैं क्या, एज, है ना, किस नेशन में कितने एज के लोग ज्यादा हैं, यूथ ज्यादा है, चिल्ड्रन ज्यादा है, और मिडिल एज लोग ज्यादा है या ओल्ड एज लोग ज्यादा है। उसके बाद है पॉपुलेशन ग्रोथ, कैसे चेंज ओवर द टाइम हुआ, यहाँ पे स्टेजेस पढ़ेंगे हम। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया यानी डेंसिटी पे बात करेंगे कि किस तरीके से आपकी डेंसिटी जो है वो इम्पैक्ट करती है किसी भी एरिया को। फिर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, किन किन वर्ल्ड के स्पेसेस में पॉपुलेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है या अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो ये सारे की कॉन्सेप्ट जो है इसको हम लोग समझेंगे आज की क्लास में। तो पहले तो हम लोग जान लें कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इस टर्म को अच्छे से समझना हमारे लिए जरूरी है। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन टर्म का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन population in a specific residing area, ठीक है। यानी हमने कोई एरिया निर्धारित किया, उस एरिया का सर्वे किया और उसमें कितने पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने लोग हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल, वो है आपका पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो टोटल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन को यदि देखें तो टोटल पॉपुलेशन बाय अ स्पेसिफिक एरिया, यानी कि कोई भी एरिया अगर हमने डिसाइड किया उसके टोटल पॉपुलेशन को हमने टर्म दे दिया है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये वर्ल्ड हो सकता है, ये कोई नेशन हो सकता है, कोई कॉन्टिनेंट हो सकता है, कोई ग्रुप ऑफ नेशंस हो सकते हैं, है ना।
कोई डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, कोई तहसील हो सकती है, तो कोई एक पॉलिटिकली लेजिमिटेड एरिया को अगर हम उसके पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे तो वहां के एरिया बाय टोटल पॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो पॉपुलेशन से संबंधी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ने दिए हैं, इसको एक बार देख लेते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। यूएन डेफिनेशन, यूनाइटेड नेशंस आपको पता है एक विंग है जो कि दुनिया में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को क्या करती है, बूस्ट करती है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को नेटवर्किंग देती है और फंड्स देती है। एक बहुत बड़ा एनजीओ है, संस्थान है। उसने क्या डिफाइन किया है, नंबर ऑफ पीपल इन एन एरिया, बहुत सिंपल डेफिनेशन है यूएन का। और एनसीईआरटी भी जो है वो यूनाइटेड नेशन के ही कोट किए हुए डेफिनेशन के साथ चलती है। तो अगर आपको पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ पीपल इन एन एरिया इज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। यूएस सेंसस ने क्या दिया है डेफिनेशन, डेमोग्राफीज इंक्लूड एज, सेक्स एंड माइग्रेशन। डेमोग्राफिक्स मतलब डेमो यानी पीपल, है ना, एंड पीपल से संबंधी ग्राफ्स, ग्राफीज इंक्लूड्स एज, सेक्स एंड माइग्रेशन। ये तीनों टर्म जब हम समझ लेते हैं सिस्टमैटिकली तो वो भी हो जाता है पॉपुलेशन। स्पेसिफिक ज्योग्राफिक एरिया रेंज फ्रॉम सिटी टू कंट्री। सेंसस, रेगुलर काउंट ऑफ पॉपुलेशन एवरी 10 ईयर। ये सारे टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको कि हमें समझना है। सेंसस क्या है, हर 10 साल में क्या चेक करना कि कितना आबादी में ग्रोथ है, क्या एक्सटेंसिव ग्रोथ है, किन एरियाज में ग्रोथ है, सेक्स रेशियो में कैसा है, सिस्टम में क्या सेक्स रेशियो बहुत ज़्यादा मार्जिन के साथ है, क्या महिलाएं पुरुषों के अनुपात में बहुत ज़्यादा आगे हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ या कम हुई हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें आपके बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंटल क्वेश्चंस को आंसर करता है। जैसे डेमोग्राफर्स का टर्मोलॉजी को यहाँ पे देखें, फोकस ऑन ट्रेंड्स लाइक बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स। तो ये भी देखते हैं, ये चेक करने से ये समझ में आता है कि किसी स्पेसिफिक एरियाज में क्यों बहुत डेथ रेट्स बढ़े हैं पिछले 10 सालों में, क्या कोई जेनेटिकल कारण है, क्या कोई इन्वायरमेंटल कारण है, क्या कोई और अदर कारण है। तो यहाँ पे ये सारे ट्रेंड्स देखना, ये पूरा हॉलिस्टिक जो टर्मोलॉजीज यहाँ पे देख रहे हैं, सारी चीजें जुड़ी हुई हैं आपके पॉपुलेशन से। अच्छा, इन ट्रेंड्स को देखना या पॉपुलेशन के इन सारे एस्पेक्ट्स को समझना हमारे लिए किन डेवलपमेंट्स के लिए जरूरी है। तो पहला डेवलपमेंट है पॉलिसी फ्रेमवर्क, ठीक है, यानी कि हमने एक एरिया को ले लिया, वहां के पायलट सर्वे में हमने वहां के टोटल पॉपुलेशन का आंकड़ा निकाला, वहां सरकार को कोई पॉलिसी सपोज की डालनी हो, जैसे मनरेगा, इंडियन गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जो है वो रूरल डेवलपमेंट के लिए चलने वाली प्रोजेक्ट मनरेगा, है ना। मनरेगा आप सबको पता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो मनरेगा किसी भी पंचायत में कितना फंड जाना चाहिए मनरेगा का, वो किस पे डिसाइड होता है, वो डिसाइड होता है सेंसस पे, कि वहां की पॉपुलेशन में कितनी आबादी जो है वो पॉवर्टी से जूझ रही है ना। तो यहाँ पे पॉपुलेशन का एक डेटा आपके पास या गवर्नमेंट के पास होना बहुत जरूरी है उनके पॉलिसीज का राइट फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर करने के लिए। तो यहाँ पे अगर मनरेगा प्लांट करना हो गवर्नमेंट को बिहार के किसी तहसील में या विलेज में, तो वो क्या देखेगी, पहले उस विलेज का पॉपुलेशन यानी सेंसस डेटा देखेगी। उस सेंसस डेटा का देखेगी कि रिवाइज हुआ या नहीं हुआ है, क्या ये ओल्ड डेटा स्ट्रक्चर पे ही काम कर रहा है या इसका अपग्रेडेशन हुआ या नहीं हुआ। फिर उस डेटा को यूज करके वहां पे वो मनरेगा के फंड्स को रिलीज करती है और उससे क्या होता है, वहां पे पॉलिसी फ्रेमवर्क डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद लाडली योजना है ना, जिसमें कि गर्ल चाइल्ड के प्रोटेक्शन, नर्चरिंग और एजुकेशन के लिए जो काम कर रही है गवर्नमेंट। तो वहां पे भी हमें क्या देखना होता है, वहां पे भी हम सेंसस को देखते हैं कि सेक्स रेशियो मान लो किसी भी ऐसे स्टेट का बहुत ज्यादा गिर रहा है, तो वहां पे ऐसी कौन सी पॉलिसीज हैं जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान करे जिससे कि फीमेल सेक्स रेशियो जो है वो
इंक्रीज हो सकता है। तो वहां पे फिर वो उसी डेटा के बेसिस पे, जो सेंसस का डेटा है, अपनी पॉलिसीज को फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर करती है। तो पॉपुलेशन का डेटा भी हमारे पास होना टाइम टू टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेशन बिल्डिंग, फॉर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, फॉर पॉलिसी स्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क्स एंड सो ऑन। चलिए, तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो हम लोगों को समझना है दैट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी टर्म तो आप सबको पता है ना, क्योंकि ये फिजिक्स से आ रहा है ना। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है? मान लो कोई एक ट्यूब है, ठीक है, उस ट्यूब में पार्टिकल्स कितने कॉम्पैक्टेड रूप से एक दूसरे के साथ हैं, ठीक है। तो पार्टिकल टू पार्टिकल जो डिस्टेंस है ना, अगर वो कम है तो क्या होगा? डेंसिटी ज्यादा है। मतलब मैं आर्ट्स के रूप में समझाती हूँ, फिजिक्स के रूप में इसका पूरा फॉर्मूला है। यदि वो डिस्टेंस ज्यादा है तो डेंसिटी कम है ना। आर्ट्स के बच्चों को तो ऐसे ही समझ में आता है, भाई मैं आर्ट्स से हूँ, मैंने साइंस ऐसे ही समझी है तो डेंसिटी मतलब कोई दो पार्टिकल, कोई दो यूनिट के बीच में कितना कम डिस्टेंस है, वो उसके डेंसिटी को निर्धारित करता है। इसीलिए सॉलिड मैटर्स की डेंसिटी जो है वो ज्यादा होती है, भारीपन होता है। लिक्विड मैटर्स की थोड़ी कम होती है, गैसेस की थोड़ी और कम होती है। ठीक, आई एम राइट। अब इसी डेंसिटी को हम यहाँ पर लेके आ जाते हैं पॉपुलेशन से, यानी कि वी कोड द टर्म डेंसिटी विथ पॉपुलेशन। तो मान लो कि एक एरिया है, उस एरिया में कितना पॉपुलेशन है, और ये पॉपुलेशन पर हेड यूनिट मान लो, है ना। अब यहाँ पे दो हम लोग एरियाज को समझते हैं। एक एरिया है हमारा मेला, ठीक है, मतलब कि जो मेला में लोग रहते हैं, मतलब क्राउडेड एरिया है। आप दशहरे के मेले में गए, उसका पॉपुलेशन डेंसिटी, और एक एरिया है आपका जंगल, उसका पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे लोग जो है वो डिस्क्रीटेड हैं, यानी कम लोग हैं, यानी इनके बीच डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। तो डेंसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी ना। और यहाँ पे क्या है? मेला में एकदम भीड़ खचाखच, सर की हम लोग जहां पे भी देखो एक दूसरे का सर दिख रहा है, तो वहां लोगों यानी यूनिट के बीच में डिस्टेंस कम है, डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो यही तो है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन फ्लक्स इन अ स्पेसिफिक एरिया, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉपुलेशन का एक छोटे से हिस्से में कितना ज्यादा है, वही तो है आपका डेंसिटी, मतलब पॉपुलेशन बाय एरिया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला याद रख लो कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इक्वल्स टू पॉपुलेशन बाय एरिया। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे है पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, किन किन पैटर्न्स पे जो है पॉपुलेशन वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। लेकिन उसके पहले भी एक और चीज जो हमें समझना है इस क्लास में, वो है पॉपुलेशन डेंसिटी को कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो बनाते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है इसको समझने के बाद, तो पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने लाइन कोट कर दी यहाँ पर ऑलरेडी, वो यहाँ पे इस स्लाइड में आपको दिख रही है। 90% of population in 10% of land, top 10 populous country contribute 60% of population of the world, है ना। एशियाज contribution 6 countries in top 10, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। तो ये वो सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट जो हमें समझना है वो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक, पहला
ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल से यानी कि कौन कौन सी ऐसी ज्योग्राफिकल चीजें हैं, मतलब सॉइल, वाटर, टेरेन, है ना, ये ज्योग्राफी से आया। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर कौन कौन से हैं जो कि इंक्लूडेड है यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए। फिर है आपका इकोनॉमिक, और उसके बाद है सोशल। ये तीनों फैक्टर्स हैं जो कि कहीं पे भी पॉपुलेशन की डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करती है, उसके ग्रोथ में या उसके डाउनफॉल में। तो पहले है ज्योग्राफिकल, इसमें पहला क्या है, वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब अगर हम इंडिया का ही एग्जांपल लें तो मुझे ये बताइए कि गंगा जहां जहां जिन जिन शहरों से निकलकर गुजरती है उसका पॉपुलेशन कैसा है। क्या कानपुर बहुत कम पॉपुलेशन वाला है, क्या इलाहाबाद में पॉपुलेशन नहीं है, या बनारस में नहीं है, या पटना में नहीं है। यानी पहले से ही सिविलाइजेशंस में ये एक कोप ऑफ अंडरस्टैंडिंग चलती आ रही है कि उनको उन्हीं जगहों पर जाकर बसना है जहां पर पानी का स्रोत जो है वो बहुत एक्सेसिबल है। जैसे दुनिया के जितने बड़े शहर हैं अगर आप देखते हैं तो वो किसी ना किसी पानी के स्रोत के पास ही बसे हैं। जैसे लंदन थेम्स के पास है, गंगा के पास आपका वाराणसी है, यमुना के पास दिल्ली बसी है ना, बॉम्बे जो है वो भी सब आइलैंड कल्चर था जो कि एक सी के पास जाके डेवलप होता है। ठीक है, कलकत्ता सेम, जो आपका हुगली नदी है जो गंगा का ही पार्ट है उसके आसपास डेवलप होती है ना। तो आप किसी भी सिविलाइजेशनल अंडरस्टैंडिंग से समझें या ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग से समझें तो मानव की सभ्यता को पनपने के लिए पानी की सबसे पहली जरूरत जो है उनकी वो पूरा करता है रिवर, सी। सी मोबिलिटी के लिए रिवर जो है वो आपके एग्रीकल्चर, आपकी ड्रिंकिंग, आपकी डेली हैबिट्स एंड प्रैक्टिसेस के लिए। फिर दूसरा जो उसमें ज्योग्राफिकल फैक्टर में है वो है सॉइल। अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा किसी भी जगह की अगर सॉइल फर्टाइल है तो जाहिर सी बात है वहां पे पॉपुलेशन क्या होगा, ग्रो करेगी, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा होगा। जैसे कि फर्टाइल लैंड क्या क्या है, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, बिहार, नॉर्थ बिहार, है ना। यहाँ पे जो जमीन है वो बहुत ज्यादा फर्टिलिटी यानी कि एग्रीकल्चर आउटपुट ज्यादा देती है। तो पॉपुलेशन भी क्या हुआ यहाँ पर आकर शिफ्ट हुआ और उस वो बढ़ता है। फिर है आपका टेरेन या टोपोग्राफी। ठीक है, तो टोपोग्राफी मतलब कि प्लेन एरिया, लोग पहाड़ों पे कम और समतल इलाकों पे ज्यादा बसने लगे। क्यों? क्योंकि उनके लिए आसान था अपने दैनिक क्रियाओं को कर पाना पहाड़ों के मुकाबले। तो ये ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है जिसने पॉपुलेशन की डेंसिटी को इन्फ्लुएंस किया है। इसीलिए जितने प्लेन एरियाज है वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है माउंटेन एरियाज के कंपैरिजन में या रेगिस्तान के कंपैरिजन में ना। इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर में पहला क्या है, अर्बनाइजेशन। जितने अर्बन एरियाज हैं आपको पॉपुलेशन वहां पे क्या दिखेगी, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा दिखेगी। क्यों? अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, जॉब, स्कूल, हेल्थ, ठीक है, इनकम, सब चीजें यहाँ पे हैं। मिनरल्स सेकंड, ऐसे ऐसे इलाके जो हो सकता है ज्योग्राफिकली एडवर्स हो लेकिन इकोनॉमिकली सस्टेनेबल थे तो वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी अपने आप ज्यादा हो गई। फॉर एग्जाम्पल आपके मिडिल ईस्ट के नेशंस हैं जिसमें आपका क्या आ गया, गल्फ कंट्रीज आ गई, जैसे कि आपका यूएई हो गया, आपका सऊदी अरेबिया हो गया। ये सारे रेगिस्तान हैं लेकिन चूंकि पेट्रोल यानी मिनरल का एक्सट्रैक्शन हुआ तो वहां पे अचानक जो है पॉपुलेशन फ्लक्स आ गया और डेंसिटी बढ़ा देता है। फिर है आपका सोशल फैक्टर्स। सोशल में क्या है, तो सोशल में आपका है बॉर्डर सिक्योरिटी, या बॉर्डर सिक्योरिटी से भी पहले हम बात करते हैं सिक्योरिटी। जैसे हम आज देख रहे हैं इजराइल पैलेस्तीन के बीच में जो युद्ध छिड़ रहा है उनके बॉर्डर इश्यूज को लेकर, उसने क्या किया, वहां के एक पॉपुलेशन इन्फ्लक्स को क्या किया है, फ्रेगमेंट किया है, सेग्रीगेट किया है, एक्सप्लॉइट किया है। यानी कि अगर हम कहीं की पॉपुलेशन डेंसिटी को देखें और वो कम है, वो पनप नहीं पा रही है, लोग वहां से निकल रहे हैं, तो उसका कारण एक ये भी है कि वहाँ सोशली हो सकता है सिविक यानी सिविल वॉर चल रहा हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही हो
हो सकता है कि डिजास्टर की वजह से वहां पे सोशल सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि डिजास्टर कहीं ना कहीं सोशल सिक्योरिटी को भी ट्रैप कर देता है। तो ये सारे कारण जो है वो सोशल सिक्योरिटी में आ जाते हैं। इसलिए आप देखिए कि सीरिया जो है वहां पे आपको बहुत कम लोग दिखाई पड़े, बिकॉज पीपल हैव आउट माइग्रेटेड फ्रॉम द स्पेस। तो सोशल सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा कारण है आपके पॉपुलेशन डेंसिटी के बढ़ने का। यहाँ पे फिर से डेफिनेशंस है। पॉपुलेशन डेंसिटी पर पर्सन पर यूनिट एरिया, हाई डेंसिटी साउथ एशिया ईस्ट एशिया, लो डेंसिटी सहारा आर्टिक, फॉर्मूला मैंने बता दिया। और जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वायरमेंट, सैनिटेशन, ये सारी चीज़ें जो है एक क्वेश्चन मार्क के साथ आती हैं कि क्या ये प्रॉपरली मैनेजेबल है या फिर नहीं है। इसीलिए बड़े बड़े शहरों में आपको दिखेगा ड्रेनेज का ब्लॉकेज हो जाता है, कूड़ा या गार्बेज मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि जितना पॉपुलेशन है उस अनुपात में सिस्टम और मैनेजमेंट जो है वो काम नहीं कर रही है। नाउ वी हैव हाई डेंसिटी एरियाज। अब वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो हम वर्ल्ड के ही इमेजेस से समझेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कोट कर दिया था नेशंस का नाम, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे ग्राफ्स के थ्रू, जो कि आपकी एनसीईआरटी से ही मैंने लिया है, उससे समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे नेशंस हैं जिसमें कि हाई डेंसिटी पॉपुलेशन एरियाज हैं। तो द थिंग इज मेक्सिको, रशिया, बांग्लादेश, नाइजीरिया, पाकिस्तान, ब्राजील, इंडोनेशिया, यूएसए, इंडिया एंड चाइना। These are the 10 nations with highest population densities and most populous nations, which in which if we cut down Mexico, if we cut down USA, बाकी जितने भी हैं वो सारे एशिया के पार्ट हैं। तो एशिया जो है वो मोस्ट पॉपुलस या हाईली डेंसाइल पॉपुलस कॉन्टिनेंट है, और ये आपका एमसीक्यू भी बनाता है। नाउ देर इज लो डेंसिटी एरियाज। अब लो डेंसिटी एरियाज कौन कौन से हैं? तो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा हो सकता है, लेकिन चूंकि एरिया बड़ा है तो डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। तो रशिया जो है वो सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है, 9 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ग्रीनलैंड उससे भी कम। मंगोलिया में 2 पर्सन है, ऑस्ट्रेलिया 3, कनाडा 4। तो ये दुनिया के लो डेंसिटी वाले देश आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है पॉपुलेशन डेंसिटी को, और यहाँ पे द मोस्ट पॉपुलस नेशंस का 2050 में जो सबसे ज्यादा पॉपुलस है उसका एक इमेज भी देखने को मिल रहा है। नो डाउट इंडिया सबसे हाईएस्ट पे उस टाइम पे होगी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ टर्म्स है जिसको कि हम समझ लेते हैं। टर्मिनोलॉजीज को इस चैप्टर में समझना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सीयूईटी के एग्जाम में टर्मिनोलॉजीज पे सवाल आए हैं, यानी क्रूड बर्थ रेट पे सवाल पूछ लिया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो इसीलिए टर्मिनोलॉजीज पे बार बार इस चैप्टर से ध्यान ले जाना मतलब मेरे लिए थोड़ा प्रॉमिसिंग लग रहा है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ यानी किसी भी एरिया का दो अगर हम स्केल लें, ईयर 1 और ईयर 2, इन दोनों में क्या ग्रोथ रहा है, क्या वो पॉजिटिव रहा है, क्या वो नेगेटिव रहा है, ये ग्रोथ है। ग्रोथ रेट परसेंटेज में चेंज हो रहा है। नॉर्मल ग्रोथ, नेचुरल ग्रोथ क्या है? नेचुरल मतलब जो पृथ्वी पे आने और मर जाने का जो नेचुरलिटी है उस पे क्या है? बर्थ माइनस डेथ, यानी किसी भी एरिया के टोटल बर्थ से हम टोटल डेथ को माइनस कर देंगे तो नेचुरल ग्रोथ हमारा निकल जाता है। लेकिन एक्चुअल ग्रोथ क्या है? एक्चुअल ग्रोथ है बर्थ माइनस डेथ प्लस इमिग्रेशन माइनस इमिग्रेशन, यानी कि कितने लोग बाहर से आए माइनस कितने लोग बाहर चले गए, ये आपका एक्चुअल ग्रोथ है। फिर है पॉजिटिव ग्रोथ, बर्थ रेट एक्सीड्स डेथ रेट, मतलब पॉजिटिव ग्रोथ पॉपुलेशन का कब होगा? जब जितने लोग पैदा हो रहे हैं उससे कम लोग मर रहे हो, है ना। नेगेटिव ग्रोथ रेट कब होगा? जब जितने लोग पैदा हो रहे हैं उससे ज्यादा लोग मर गए। ठीक है, जैसा कि कोविड जैसा सिचुएशन जो था वो क्रिएट किया, या कोई भी प्लैग जो है वो क्रिएट करता है। अब यहाँ पर है वर्ल्ड पॉपुलेशन रीचेज 8 बिलियन। ये एक बड़ा क्वेश्चन निकल कर आता है कि दिन ब दिन जो है पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, यानी कि पॉपुलेशन इंक्रीजेज।
तो वर्ल्ड पॉपुलेशन रीचेज 8 बिलियन, कितना है 8 बिलियन तक ये पहुंच चुका है। और ये डेटा आपका दिखा रहा है 2020 टू 15 नवंबर का, दैट इज फ्रॉम स्टैटिस्टिका। तो फोरकास्ट फ्रॉम 2022 दैट शोज कि यूएन पॉपुलेशन डिवीजन के एक रिपोर्ट से लिया गया है कि यहाँ पे ग्रोथ मतलब टोटल पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है, लेकिन पॉपुलेशन प्रोडक्टिविटी घट रही है। यानी कि पहले एक कपल यानी 3 बच्चे जिनके होते थे, 2 बच्चे होते थे, अब वो 1 हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं। तो टेक्निकली पॉपुलेशन जो आपको दिख रहा है कि बढ़ रहा है, वो अगले 50 सालों में नेगेटिव चला जाएगा, बिकॉज पीपल आर नॉट हैविंग रिप्रोडक्शन एट दैट परसेंटेज विच वॉज हैपनिंग इन द प्रीवियस 20 ईयर्स। तो इसीलिए यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो रही है। अब यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, कैसे किसी एरिया का पॉपुलेशन जो है वो बदलता है, वो हमें देखना है। तो बर्थ रेट, सीबीआर लाइव बर्थ्स पर 1000 एनुअली, मतलब कि क्रूड बर्थ रेट को अगर हम समझें टेक्निकली, तो किसी भी एरिया में एनुअल मतलब पूरे साल में किसी भी एरिया में पर 1000 कितने बच्चे पैदा हुए, यानी कि 1000 का अगर हम डिनोमिनेटर डेटा लेते हैं तो वहां पे 700 अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो वो रेट जो है वो इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा कि आपका 0.7% रेट से इंक्रीज कर रहा है आपका बर्थ रेट। ठीक है, फिर डेथ रेट का भी सेम फंडा है कि पर 1000 पे कितने लोग मर रहे हैं, तो वो डेथ रेट आपका डिफाइन हो जाता है। और फिर यहाँ पर है माइग्रेशन। इन माइग्रेशन इंक्रीजेज, आउट माइग्रेशन डिक्रीजेज पॉपुलेशन। जितना पॉपुलेशन के अंदर माइग्रेशन आ रहा है वो वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ा रहा है, जितना माइग्रेशन बाहर जा रहा है वो वहाँ की पॉपुलेशन को क्या कर रहा है, कम कर दे रहा है। तो यहाँ पर दिल्ली की क्या है टोटल पॉपुलेशन, नॉट नेचुरल, एक्चुअल पॉपुलेशन क्या है, वो लोग हैं जो माइग्रेट होकर यहाँ पे आ रहे हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा माइग्रेशन कहाँ पे हो रहा है, तो वो हो रहा है आपका अर्बन एरियाज में। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्चुअल और नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ये 3 स्टेजेस में आपका डीएमटी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जो है वो समझाया गया है आपके एनसीईआरटीज में भी। अब यहाँ पे इस ग्राफ को आप समझिए। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज है, जिस स्टेज में हाई फ्लक्चुएशंस है, हाई बर्थ एंड डेथ रेट्स, स्लो ग्रोथ। ये हाई फ्लक्चुएशन ग्रोथ है जिसमें कि पीपल जो है वो रिप्रोड्यूस भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं और वहां पे डेथ्स भी बहुत ज्यादा है। रिप्रोडक्शन का कारण हो सकता है कि लोग जो है वो फैमिली प्लानिंग नहीं समझते, सोशल अवेयरनेस नहीं है। डेथ का रीजन क्या हो सकता है कि हेल्थ सिस्टम जो है वहां पे स्ट्रक्चर्ड नहीं है, या हेल्थ सिस्टम जो है वो प्रोग्रेस्ड नहीं है। तो पहला जो है वो आपका स्टेज 1 है, वेयर हाई बर्थ एंड डेथ रेट एंड ग्रोथ इज स्लो। व्हाटएवर द ग्रोथ, नेगेटिव और पॉजिटिव, द ग्रोथ इज स्लो। नाउ हियर इज यू कैन से कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इनकी कम होती है, बिकॉज सिमिलरली लो डेवलप एरियाज है। अब सेकेंड स्टेज अगर हम समझें, सेकेंड स्टेज हाई बर्थ रेट डिक्लाइनिंग डेथ, मतलब यहाँ पे क्या होता है, सरपास कर गया डेथ रेट कम होता है और बर्थ रेट जो है वो एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, जिसमें पेरू, श्रीलंका और केनिया का एग्जांपल दिया गया है एनसीईआरटी में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। फिर आपका थर्ड स्टेज है लो बर्थ, डेथ एंड स्टेबल पॉपुलेशन, जो कि आज के टाइम यूरोपियन पार्ट्स में आपको देखने को मिल रहा है। लो बर्थ है और
डेथ भी कम है एंड स्टेबल पॉपुलेशन है, यहाँ पे पॉपुलेशन ना बढ़ रही है ना घट रही है। तो ये बहुत जगहों पे नेगेटिव भी चली गई है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जो है वो वहाँ पे नेगेटिव भी हुई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डेथ रेट्स कम हो गए हैं, डेथ रेट्स हेल्थ की वजह से मतलब बहुत कम है, लेकिन जो बर्थ रेट है वो नेगेटिव में, बर्थ रेट वहाँ हो ही नहीं रहा है। तो एक पूरा पॉपुलेशन इन्फ्लक्स जो है वो शिफ्ट कर रहा है ओल्ड एज में, बूढ़ा हो रहा है वो, ठीक है। अच्छा, वॉरेन थॉमसन ने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को प्रपोज किया था, कॉइन किया था। ये अमेरिकन डेमोग्राफर है जिन्होंने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को इनकलकेट किया था। नाउ पॉपुलेशन पिरामिड्स, इसको समझना होता है हमें एज कॉम्पोजिशन के लिए। किसी भी नेशन का एज कॉम्पोजिशन समझना अगर हमें चाहिए तो हम इन पिरामिड्स के मदद से समझ सकते हैं, या सेक्स रेशियो, क्योंकि दोनों चीजों को हम इन पिरामिड से समझ के, मैंने कहा ना हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए काम किया जा सकता है इस तरह के डेटा एनालिसिस से। तो यहाँ पे आपको कुछ पिरामिड्स देखने को मिलेंगे जिसमें कि 10 से 14 साल के बच्चों की जो ग्रुप है वो ज्यादा है, फिर उसके बाद के एज ग्रुप की कम हो गई, फीमेल्स में थोड़ी ज्यादा है, और उसके बाद फिर जो है वो इक्वली है, और लास्ट आते आते मेल्स जो है वो डिक्लाइन कर रहे हैं, फीमेल्स की थोड़ी सी ज्यादा है। तो ये पिरामिड टोटल पॉपुलेशन को समझाती है। कंबोडिया, फिलीपींस, वियतनाम, इन सारे जगहों के ये एक सुटेबल अंडरस्टैंडिंग या स्टैटिस्टिक्स को एक्सप्लेन कर रही है, जिसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक डू यू नो भी है, द फर्स्ट रिकॉर्डेड सेंसस इन हिस्ट्री बुक टुक प्लेस इन एंशियंट इजिप्ट अराउंड 3000 BC, यानी पहली बार जो सेंसस किया गया होगा वो पैरेवोसर्सिस डायनेस्टी के द्वारा किया गया था, जहां पे ये पहली बार डेमोग्राफी, पहली बार पॉपुलेशन की समझ जो है वो बिल्ड हुई थी। अब पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ यूएस, यूएस का भी देखें तो सेम है। सबसे ज्यादा आपको अगर देखने को मिल रहा है तो 20 to 24, 30 to 34, फिर यहाँ पे 50, 54, 55, 59 के एज ग्रुप के लोग यहाँ पे आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। नाउ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज और ट्रांसपोर्ट, ये +2 जो है वो इंक्लूडेड है, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट की इंसेंटिव्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी डिसाइड करती हैं कि किस देश में कितना जो है पॉपुलेशन जाएगा। जैसे एवरीबडी वांट्स टू गो टू यूरोप, एवरीबडी वांट्स टू गो टू यूएसए, क्यों? क्योंकि वहाँ पे टैक्सेशन प्रोसेस, वहाँ का इकोनॉमी, वहाँ का वेलफेयर स्कीम जो है वो बहुत ही अच्छा है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज भी डिसाइड करती हैं किसी एरिया का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को। अब क्या है पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, रीजनल ओवरव्यू ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, ये समझ लेते हैं। तो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, फैमिली प्लानिंग, एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड एजुकेशन, यानी कि अगर कोई भी देश जो गरीब है और वहां पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही है, तो वो उसके लिए क्रूशियल टाइम होता है कि वहां पे वो अपने डिसीजन मेकिंग में ऐसे लॉज को इन्फोर्स करे या ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स को लेकर आए जिससे कि वहाँ की पॉपुलेशन मैनेजेबल हो सस्टेनेबली और फैमिली वाइज भी। जैसे चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था जब उसने देखा कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाइक हो रही है, तो वहाँ पे बर्थ कंट्रोल मेजर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे कि क्या सस्टेनेबल और प्लान्ड वे में कोई भी देश जो है वो डेवलप हो सके। रीजनल ओवरव्यू ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, अब एशिया में हाई डेंसिटी कहाँ कहाँ है? बांग्लादेश, इंडिया और जापान। अफ्रीका में नाइजीरिया, यूरोप में नेदरलैंड जो है वो सबसे डेंसली पॉपुलेटेड है, नॉर्थ अमेरिका में यूएसए और कनाडा, फिर ओशनिया में ऑस्ट्रिया और कोस्टल सिटीज। तो ये आपका लास्ट जो टॉपिक मुझे समझ में आ रहा है। एंड देन दिस इज योर पॉपुलेशन डेंसिटी, यू कैन सी इन द इमेज। माइग्रेशन, अब ये एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक के एंड में। माइग्रेशन क्या है? डेफिनेशन इज मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यहाँ से वहाँ जाना इस माइग्रेशन। माइग्रेशन के पर्पस अलग अलग हो सकते हैं।
लेकिन फैक्टर दो हैं, पुश एंड पुल। पुश फैक्टर वो है जो आपको किसी एरिया से धक्का देता है कि आप यहाँ से निकलो, कहीं अच्छी जगह पे जाके काम ढूंढो, अच्छा देखो अपने अपने लाइफ को लेकर। पुल फैक्टर जो आपको खींचता है कि कोई दोस्त फोन करेगा, अरे यार दिल्ली आ जा, बहुत सही है, तेरी नौकरी लगवा दूंगा 25,000 की यही नोएडा में, तो वो आपको खींच रहा है, अरे इसकी लाइफ बहुत सही है, रोज घूमने जाता है इधर उधर, तो मैं भी जाता हूँ, देखता हूँ कोई नौकरी की बात। तो पुल फैक्टर यानी जॉब अपॉर्चुनिटीज, बेटर लिविंग कंडीशंस, है ना। और ये कहाँ से होता है, ये प्लेस ऑफ ओरिजिन से प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, यानी कि आप कानपुर से दिल्ली आए तो आपका ओरिजिन कानपुर था, आप दिल्ली आ गए, डेस्टिनेशन वहां पे खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस हैं जो आपको आपकी क्लास के एंड में भी मिल जाएंगी, जो मैंने क्लास में डिस्कस भी की, और आपके नोट्स में भी आपको मिल जाएंगे। तो ये यहाँ पे डालना स्लाइड में इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब यहाँ पे है वर्ल्ड मैप ग्लोबल डेंसिटी पैटर्न्स। तो वर्ल्ड मैप में अगर आप देखें तो हाई और लो डेंसिटीज में मेजर रीजन साउथ एशिया, यूरोप, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका के रीजन्स हैं, जिसमें साउथ एशिया और ईस्ट एशिया जो है हाई पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन है, अफ्रीका वेरी डेंसिटी, यूरोप हाई अर्बन डेंसिटी, नॉर्थ अमेरिका डेंसिटीज, ओशनिया मोस्टली कोस्टल पॉपुलेशन, अर्बन सेंटर्स जो है वो हाई पॉपुलेशन, रूरल एरियाज जिसमें हार्श क्लाइमेट है, वो सारे रीजन्स आपके ऑस्ट्रेलिया आ गए, साउथ अमेरिका के रीजन्स आ गए, पोलर रीजन्स आ गए, इन रीजन्स में डेंसिटी कम है। लेकिन मिडिल ट्रॉपिकल बेल्ट, चाहे वो साउथ अमेरिका के हों, चाहे वो अफ्रीका का है, चाहे वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये सारे रीजन्स जो है वो हाईली पॉपुलस है, हाईली डेंस है। तो ये वर्ल्ड ग्लोबल पैटर्न पे आपका पॉपुलेशन जो है यहाँ पे खत्म हो रहा है। और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलेंगे आगे। इस टॉपिक से आपको जो एब्रिविएशंस लास्ट में दिए गए हैं आपके क्लास के ई नोट्स में, उसको आप प्लीज पढ़ें, क्योंकि उन्हीं टेक्निकल टर्म्स से क्वेश्चंस जो है पॉपुलेशन से आएंगे। जो क्लास में मैंने पॉइंट आउट किया कि एमसीक्यूज बनाएगा, वहां से भी सवाल जो है आपका आएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।